नमस्कार, जय हिंद। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 10 हायर एजुकेशन सिस्टम। तो देखिए ये लास्ट यूनिट है हमारे पेपर 1 का, यूनिट नंबर 10 हायर एजुकेशन सिस्टम। तो इसमें देखिए बेसिक से जानेंगे कि ये होता क्या है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं हायर एजुकेशन की। आप सभी को पता है कि जो एजुकेशन है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए बिना एजुकेशन के जो इंसान है वो किसके समान है? वो जानवर के समान है, एनिमल के समान है ना। तो जिनकी देखिए जो भी प्रैक्टिकल सोच है, जो प्रैक्टिकल बातों को सोचता है, समझता है, वो एक पढ़ा लिखा इंसान ही समझ सकता है ना। अनपढ़ व्यक्ति को, अनपढ़ पर्सन को देखिए काबू करना मुश्किल है, लेकिन पढ़े लिखे को करना आसान नहीं है। इसलिए होता क्या है, अगर आपको अवेयरनेस चाहिए तो आपको जो एजुकेट होना ज़रूरी है। देखिए एजुकेटेड पर्सन क्या करता है कि डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, हमारे देश को, हमारी कंट्री को आगे लेके जाता है। जैसे हमारे आजकल टेक्नोलॉजी है ना। टेक्नोलॉजी में देखिए पढ़े लिखे आएंगे तभी तो जाके आगे तरक्की होगी। इसलिए सो देखिए इन हायर एजुकेशन सिस्टम इज़ द थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना एंड द यूनाइटेड स्टेट्स। यानी कि देखिए जो इंडिया का जो हायर एजुकेशन सिस्टम है वो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के बाद दुनिया के तीसरे नंबर पे है, थर्ड नंबर पे, थर्ड पोजीशन पे है इंडिया का एजुकेशन सिस्टम। अब देखिए द मेन गवर्निंग बॉडी एट द टेरिटरी लेवल इज द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन विच enforce its standards, advise the government and helps to coordinate between the center and the state government। अब देखिए यहाँ पे टर्शरी लेवल यानी कि यहाँ पे देखिए सबसे ऊंची बॉडी कौन सी है, सबसे हाई लेवल पे क्या है? जो यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है वो सबसे ऊपर है। उसका काम क्या है? देखिए उसका काम क्या है, एजुकेशन का जो स्टैंडर्ड है उसे मेंटेन करना, उसे बनाना कि स्टैंडर्ड एजुकेशन का कैसा होना चाहिए। गवर्नमेंट को एडवाइस देना कि कहाँ पे सिलेबस चेंज करना है, क्या करना है, कैसा सिलेबस रखना है। उसके बाद सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या है, कोऑर्डिनेट करना। आप सभी को पता है कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट की देखिए, जैसे स्टेट होती है ना, वहाँ पे देखिए अलग तरह से जो एजुकेशन होती है और सेंट्रल लेवल पे अलग है। जैसे मान लीजिए मैं पंजाब की बात करूँ, यहाँ पे है PSEB यानी कि PSEB, ये स्कूली बोर्ड है ना, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड। अब देखिए दूसरी तरफ है CBSE है ना, ये सेंट्रल बोर्ड का एजुकेशन है। तो यहाँ पे फ़र्क क्या है? देखिए अगर मान लीजिए आप पंजाब में रहते हैं तो आप पंजाब स्कूल का बोर्ड ले सकते हैं या आप CBSE चूज़ कर सकते हैं। तमिलनाडु में रहते हैं तो आप तमिलनाडु बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं या CBSE सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए उसमें क्या है कि बच्चे के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, वो CBSE सेलेक्ट करे या अपनी स्टेट की बोर्ड को सेलेक्ट करे, वो पढ़ाई दोनों में कर सकता है। तो देखिए इसी से ही कोऑर्डिनेशन होती है जो यूजीसी करती है। यूजीसी क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन इंडिया में सबसे ऊंची बॉडी है जिसके अंडर सभी स्कूल, कॉलेज वगैरह, यूनिवर्सिटी वगैरह सब कुछ उसके अंडर आता है ना। ये डिसाइड करेगा कि स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम कैसे करवाना है। अभी देखिए हमारा जो एग्ज़ाम है यूजीसी नेट है, यानी कि यूजीसी नेट है। अगर एनटीए नेट भी होता है तो तब भी एनटीए यूजीसी नेट लगता है। तो यूजीसी का काम क्या है कि जो नेट का पेपर है वो करवाना, कंपटीशन एग्ज़ाम करवाना, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के जो सिलेबस है डिसाइड करना है। इसकी अलग अलग बॉडी बनी हुई है आगे जाके। स्कूल लेवल पे देखिए एनसीईआरटी बना हुआ है ऐसे करके, है ना। एनसीईआरटी का काम है क्या है कि स्कूल की जो सिलेबस है उसे डिसाइड करना। लेकिन आते किसके अंदर है? ये सारे यूजीसी के अंदर आते हैं। सो देखिए एजुकेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ ए नेशन। देखिए जो एजुकेशन क्या है वो एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल निभाते हैं। किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स ऑफ नेशन, यानी कि एक देश की, एक नेशन की तरक्की के लिए, है ना। एक देश की तरक्की के लिए क्या है, एजुकेशन सबसे ज़्यादा बढ़िया रोल निभाते हैं। क्योंकि देखिए इससे क्या है कि कोई पढ़ा लिखा पर्सन होगा, ह्यूमन बीइंग होगा, तो वो अपने देश को तरक्की भी लेके जाएगा। जैसे देखिए 4G है, 5G टेक्नोलॉजी है, कुछ भी ऐसी तकनीक है जो काम को आसान बनाए, अच्छे से करे, है ना। तो वो कौन करेगा? एजुकेटेड पर्सन करेगा। अब देखिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ब्रिंग्स प्रॉस्पेरिटी एंड हेल्प्स इन द ड्राइविंग द इकोनॉमिक फॉरवर्ड, यानी कि हमारे देश की, हमारे जो जो देश की इकॉनमी है उसे आगे बढ़ाने के लिए, है ना। तो देखिए ह्यूमन रिसोर्स होता है ना, यानी कि हमारे देश की देखिए तरक्की करनी हो, इकोनॉमिक
बेस पे आगे लेके जाना हो तो उसमें क्या ही हेल्प करते हैं। इट आल्सो हेल्प्स इन एड्रेसिंग द सोशल, कल्चरल, स्पिरिचुअल, मॉरल एंड इकोनॉमिकल इशू। अब देखिए, चाहे सोशल इशू है, कल्चरल इशू है, स्पिरिचुअल इशू है, मॉरल इशू है, इकोनॉमिकल इशू है, तो उसमें भी हेल्प करते हैं। इंडिया हैज़ मोर देन 1 बिलियन पीपल, आउट ऑफ विच मेजॉरिटी बिलोंग्स टू द वर्किंग एज। यानी कि देखिए, जो इंडिया है उसमें 1 बिलियन पीपल यानी कि 100 करोड़ जो लोग हैं वो मेजॉरिटी में बिलोंग करते हैं जो वर्किंग एज है, यानी कि जो काम करने वाले हैं, जो डेली काम करते हैं, वर्क करते हैं, वो 100 करोड़ लोग हैं, यानी कि 1 बिलियन पीपल है। अगर देखिए भारत की आबादी है 125 करोड़, तो 100 करोड़ जो लोग हैं वो डेली वर्क करते हैं। दिस इज गोइंग थ्रू द पीरियड ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब देखिए ये क्या दर्शाता है, ये दिखाता है डेमोग्राफिक डिविडेंड, यानी कि देखिए कितने लोगों में से कितने लोग काम करते हैं। तो देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन बी डिफाइंड एज द राइज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए नेशन एज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल बिलोंग्स टू द वर्किंग एज ग्रुप। अब देखिए जो डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या डिफाइन करता है, राइज इन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि देखिए जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है हमारे देश की, हमारे नेशन की, है ना, हमारे देश की देखिए अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो वो कितनी आगे बढ़ रही है, कितनी तरक्की कर रही है वो आगे, उसमें क्या है कि कौन से लोग हैं, कौन सी पॉपुलेशन जो है वो किस वर्किंग एज ग्रुप से काम करते हैं। इनके देखिए हमारे देश जो है वहाँ पे 100 करोड़ लोग काम करते हैं। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड ये बताता है कि हमारे देश में इतने लोग हैं, 125 करोड़ है, लेकिन 100 करोड़ जो लोग हैं वो काम करते हैं, जिनकी वजह से क्या है हमारी इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो आगे बढ़ रही है। सो इन ए सच ए पीरियड द नेशन फेसेस द मेजर चैलेंज टू प्रूव स्किल एंड एम्प्लॉयमेंट टू वर्किंग एज पॉपुलेशन। अब देखिए इस टाइम में क्या है, अब देखिए नेशन के पास क्या है, हमारे देश के पास क्या है, बहुत सारे मेजर चैलेंज हैं। 100 करोड़ लोग काम तो करते हैं, है ना, तो देखिए उनको स्किल प्रोवाइड कराना जरूरी है, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाना जरूरी है एज पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। अब देखिए जैसे मान लीजिए जिनकी एज कम है, 27 साल है, 27 ईयर है, उसके नीचे नीचे देखिए सभी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, उसके बाद देखिए कुछ और के लिए अप्लाई करते हैं। तो जैसे जो भी वर्किंग एज ग्रुप है सभी को एम्प्लॉयमेंट देना, स्किल प्रोवाइड करवाना, है ना, तो इसलिए तो देखिए इफ़ दे रिमेन अनएम्प्लॉयमेंट देन देयर विल नो बेनिफिट ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड। अब देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड जैसे मैंने आपको बताया कि इकोनॉमिक ग्रोथ में काम करता है किसी देश की। अगर देखिए पर्सन काम करके चलेंगे तो हमारे देश की तरक्की होगी, हमारे देश का इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो आगे आएगा। उसके लिए ज़रूरी क्या है, उन्हें एम्प्लॉयमेंट देना, उन्हें स्किल्स प्रोवाइड करवाना। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, अगर मान लीजिए कि उनको किसी भी तरह का एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जाता, उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट रखा जाता है, जैसे देखिए आज का जो टाइम है वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। अगर देखिए ऐसा ही चलता रहा तो हमारे देश को कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, नेशन को कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो इससे क्या होगा कि अगर काम करेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा, अगर किसी के पास काम ही नहीं होगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। सो एजुकेशन, लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एट्सेट्रा आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए एजुकेशन ज़रूरी है, लर्निंग ज़रूरी है, स्किल डेवलपमेंट ज़रूरी है, जो क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये ज़रूरी है, ये सब ज़रूरी है। सो देखिए द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि जो NCERT है, इज़ द अपेक्स बॉडी ऑफ करिकुलम रिलेटेड मैटर फॉर स्कूल एजुकेशन इंडिया। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो UGC है वो सबसे ऊपर है, बाकी देखिए सब उसके अंडर आते हैं, कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी वगैरह। उसकी आगे ब्रांच बनी हुई है, उसके आगे क्या है, अंडर है NCERT, यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसका काम क्या है, इसकी जो स्कूल होते हैं उनका सिलेबस सेट करना, उनका करिकुलम सेट करना कि उनके सिलेबस में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हटाई जानी चाहिए। आप देखिए NCERT की बुक्स बहुत काम आती है, अगर आप UPSC IAS की तैयारी करते हैं तो देखिए वहाँ पे NCERT बुक्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है ना। इसलिए 6th to 12th जो क्लास की NCERT बुक्स होती हैं वो पढ़नी ज़रूरी है। इसलिए देखिए
स्कूलों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि देखिए इसी से एग्ज़ाम से क्वेश्चन बनते हैं। हालांकि देखिए यूजीसी नेट के लिए ये ज़रूरी नहीं है एनसीईआरटी, लेकिन स्कूल के लिए ज़रूरी है। तो देखिए एनसीईआरटी का काम क्या है, स्कूल एजुकेशन के लिए करिकुलम का जो मैटर है उसे डिसाइड करना कि क्या चीज़ होनी चाहिए क्या नहीं। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि NUPEA एंड नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यानी कि NCTE, आप इनके देखिए साथ साथ फुल फॉर्म याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजमेंट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम एंड टीचर एजुकेशन। अब देखिए एनसीईआरटी का काम क्या था कि स्कूल की जो एजुकेशन है उसके अकॉर्डिंग सिलेबस डिसाइड करना। अब देखिए NUPEA यानी कि और साथ में NCTE का मतलब क्या है कि जो स्कूल का एजुकेशन सिस्टम है उसे मैनेज कैसे करना, और टीचर एजुकेशन यानी कि जो टीचर को एजुकेशन कैसे देना। आप देखिए ऐसा तो नहीं है कि जो टीचर है वो पहले सब कुछ जानते हैं, देखिए पहले वो भी स्टूडेंट थे, फिर उनको देखिए सिखाया गया कि आपको टीचर बनने के लिए कि ये ज़रूरी चीज़ें हैं, उसके बाद फिर वो टीचर बने, है ना। इसलिए एनसीईआरटी का काम क्या है, स्कूल का सिलेबस डिसाइड करना, और NUPEA और NCTE का काम क्या है कि जो स्कूल का मैनेजमेंट है, एजुकेशन सिस्टम को मैनेज कैसे करना है, जैसे प्राइमरी एजुकेशन है, सेकेंडरी है, वो कैसे बनाना है, और टीचर एजुकेशन कैसे करना है वो करना, इनको क्या करना है, मैनेज करना। हायर एजुकेशन इंक्लूड्स टेक्निकल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन, आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, टीचर एजुकेशन कॉलेज। अब देखिए हायर एजुकेशन में क्या है, हम देखते हैं ना हायर एजुकेशन की वो स्टडी जो हमारे कॉलेज लेवल से स्टार्ट हो जाती है ना। तो देखिए इसमें हायर एजुकेशन में हमेशा कॉलेज की जो स्कूल की पढ़ाई नहीं होती, कॉलेज की होती है इसमें। अब देखिए इसमें क्या है, टेक्निकल एजुकेशन आ जाएगी, आप किसी फील्ड में जा सकते हैं, आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, है ना। प्रोफेशनल एजुकेशन, आप कोई प्रोफेशन के लिए आप कर सकते हैं। आर्ट्स साइंस कॉलेज है, ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग है। अब देखिए जो बच्चे वर्क करते हैं, है ना, डिस्टेंस लर्निंग में देखिए मान लीजिए आप दिल्ली में बैठे हैं, है ना, या आप राजस्थान में बैठे हैं, आप दिल्ली से सीधे डिस्टेंस लर्निंग में पढ़ाई कर रहे हैं, इनकी घर बैठे बैठे आपने कहीं पे एडमिशन ली है, लेकिन आप वहाँ पे जाते नहीं हैं, आप वहाँ पे एडमिशन ली है लेकिन आप घर बैठे पढ़ते हैं, घर बैठे पेपर देते हैं, है ना, वो चीज़ें। टीचर एजुकेशन कॉलेज, ये सारे किसके अंदर आएंगे, एजुकेशन, हायर एजुकेशन में। द मेन गवर्निंग बॉडी एट द हायर एजुकेशन लेवल इज UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। अब देखिए मेन गवर्निंग बॉडी क्या है, हमने ये तो देख लिया एनसीईआरटी का ये काम है, उसका वो काम है। अब देखिए मेन गवर्निंग बॉडी क्या है, यानी कि इसे डायरेक्शन कौन देता है, वो देता है UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, है ना। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं कि हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अब देखिए हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी कि जो इंडिया में एजुकेशन की शुरुआत है वो कैसे हुई है। अगर देखिए हम इन एशियंट टाइम एजुकेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ गुरु वाज फेवर्ड फ्रॉम of education, the knowledge in these order was often related to task of section of the society had to perform। अब देखिए पुराने समय की बात करें, आप देखिए एशियन, मेडिवल, मॉडर्न, ये तीनों टाइम में देखिए एजुकेशन सिस्टम अलग अलग था। अगर हम एशियन टाइम की बात करें तो देखिए सबसे ऊपर कौन थे, गुरु थे, गुरु सबसे ऊपर थे। तो गुरु के पास क्या था, एजुकेशन होती थी, है ना, गुरु वाज फेवर्ड फ्रॉम ऑफ एजुकेशन। अब देखिए एजुकेशन के लिए क्या करते हैं, गुरु के पास भेजते थे, जिसे आजकल स्कूल में भेजते हैं वहाँ पे गुरु के पास भेजते थे। तो देखिए जो नॉलेज इन दिस ऑर्डर वाज ऑफ्टन रिलेटेड टू टास्क ऑफ ए सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैड टू परफॉर्म। अब देखिए उनको क्या होता था कि जो भी गुरु पढ़ाते थे वो बच्चों को पढ़ना होता था। तो इसमें क्या था कि जो नॉलेज दी जाती थी इनके अकॉर्डिंग, अब देखिए जो सोसाइटी में होता है वो उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ाया जाता था कि समाज में कैसे रहना है, सोसाइटी में कैसे रहना है। द प्रीस्ट क्लास, द ब्राह्मण्स वाज इम्पार्टेंट नॉलेज ऑफ रिलीजन, philosophy and other ancillary branches, while the warrior class क्षत्रिय was trained in the various aspects of warfare। अब देखो जो प्रीस्ट क्लास है जैसे ब्राह्मण है ना, उनको नॉलेज दी जाती थी किसकी, धर्म की, रिलीजन की, फिलॉसफी की, अदर जो चीज़ें हैं ब्रांचेस हैं उनकी। यानी कि देखिए प्रीस्ट क्लास का काम क्या है, ब्राह्मण का काम क्या है कि यज्ञ वगैरह करना, मंत्र उच्चारण करना, ये सारी चीज़ें,
है ना, इनको रिलीजन की नॉलेज दी जाती थी, फिलॉसफी दी जाती थी और ज़रूरी चीज़ें दी जाती थी। अब देखिए एंसेलरी ब्रांचेस, अब देखिए नेक्स्ट जो है वॉरियर क्लासेस जो है, इनकी जो सेना है ना, इनकी जो योद्धा थे, वॉरियर थे, उनको जैसे क्षत्रिय है, उनको ट्रेन किस में किया जाता था, वॉरफेयर में। यानी कि देखिए सबको एक जैसी पढ़ाई नहीं होती थी। अगर देखिए किसी को पंडित, जो पंडित वगैरह ब्राह्मण, उनको रिलीजन धर्म पढ़ाए जाते थे, धर्मशास्त्र फिलॉसफी पढ़ाई जाती थी। दूसरी तरफ देखिए जो क्षत्रिय थे, जिनका काम था लड़ना, उनको युद्ध के लिए तैयार किया जाता था कि कैसे लड़ाई करनी है। वैसे जो बिजनेस क्लास थी, यानी कि जो वैश्य थे, जिनका काम था व्यापार करना, बिजनेस करना, उनको देखिए द वैश्य वाज taught of their trade and the working class, the शूद्र was generally deprived from educational advantage। अब देखिए जो वैश्य थे, उनको व्यापार के बारे में, ट्रेड के बारे में बताया जाता था, है ना वो चीज़। अब देखिए जो वर्किंग क्लास थी, जो शूद्र थे, जो सबसे निम्न थे, उनको जो एजुकेशन से क्या था, वो वंचित रखा जाता था, एजुकेशन को नहीं दी जाती थी, है ना। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य है, इनकी सेवा के लिए ऐसा समझा था कि इनकी सेवा के लिए बनाए जाते थे। अब देखिए होता क्या था, आपने जैसे वो पढ़ा है, जैसे मान लीजिए आपने सोशोलॉजी पढ़ी है, उसमें देखिए बताते हैं कि जो चार हमारी जो जातियां हैं, है ना, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो ब्रह्मा के मुंह से ब्राह्मण निकले हैं, भुजाओं से जो है ना, जिनकी आर्म्स से क्या निकले हैं, जो क्षत्रिय निकले हैं। जांग जो होती है ना, वहाँ से क्या निकले हैं, वहाँ से वैश्य निकले हैं, पैरों से शूद्र निकले हैं। तो इनका अलग अलग काम है। तो देखिए ऐसा ही एजुकेशन सिस्टम के लिए यहाँ पे इनको बताया गया है कि ये जो चार क्लासेस थी सोसाइटी की, उनके काम क्या थे। तो देखिए आजकल देखिए ऐसा नहीं है। आजकल देखिए हर एक व्यक्ति को क्या है, हर एक पर्सन को क्या है, पढ़ने के लिए सभी तौर से, यानी कि सभी तरह से क्या है कि एक समान अवसर है, एक समान अपॉर्चुनिटी सबको मिली हुई है, और ये ज़रूरी भी है। बिटवीन 200 BC टू 400 AD, यानी कि देखिए 200 BC से 400 AD, ये कितने साल हुए, 600 साल हुए। 400 ये और 200 ये। अब देखिए तकरीबन 600 साल तक क्या हुआ। द इम्पोर्टेंट अर्बन सेंटर ऑफ लर्निंग वेयर तक्षशिला इन पाकिस्तान, नालंदा बिहार। अब देखिए जो तक्षशिला है वह अब कहाँ पे है, वो पाकिस्तान में है, और जो नालंदा है वो कहाँ पे है, वो बिहार में है। 600 साल तक देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट सेंटर रहे हैं लर्निंग के। एक तक्षशिला है और एक नालंदा है। यहाँ पे देखिए क्या है, बुद्ध की पढ़ाई होती थी, है ना। इनकी जो बुद्ध की जो टीचिंग्स थी, वहाँ के पे इसकी पढ़ाई होती थी। These institutions systematically imparted knowledge and attract a number of foreign students to study topics such as Buddhist literature, logic, grammar and the like। अब देखिए यहाँ पे कौन सी स्टडी होती थी, बुद्धिस्ट लिटरेचर की, लॉजिक की, ग्रामर की, है ना। तो देखिए दुनिया भर से बहुत सारे जो फॉरेन स्टूडेंट थे वो यहाँ पे आके पढ़ते थे। ऐसा नहीं था सभी को एडमिशन मिल जाती थी। जैसे देखिए आजकल होता है ना कि कहीं पे एडमिशन लेने के लिए देखिए आपको होता है ना, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो यहाँ पे भी पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था। तो 30 बच्चे, यानी कि तकरीबन 30 बच्चे देखिए यहाँ पे सिलेक्ट होते थे पूरी दुनिया से। मान लीजिए 500 बच्चों ने अगर अप्लाई किया तो सिर्फ 30 चुने जाते थे, 30। बाय द टाइम ऑफ द विजिट ऑफ द इस्लामिक स्कॉलर अल-ब्राउनी जो 1973 से 1048 AD तक आए, इंडिया ऑलरेडी हैड ए sophisticated system of mathematics। with the arrival of the British, the modern European education came to India। अब देखिए इस्लामिक स्कॉलर आए अल ब्राउनी, उसके बाद देखिए जो इंडिया में जो मैथमेटिक्स का सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था। और देखिए उसके बाद जो ब्रिटिश आए, फिर देखिए मॉडर्न यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम इंडिया में आया। यानी कि एजुकेशन, यानी कि अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की, एंशिएंट टाइम गुरुओं से लेके आप देखिए आजकल का जो सिस्टम है, बहुत ज़्यादा चेंजेस है उसके अंदर। देखिए टाइम हमेशा एक जैसा नहीं रहता, चेंजेस होना ज़रूरी है। देखिए विद द अराइवल ऑफ द ब्रिटिश, द मॉडर्न यूरोपियन एजुकेशन केम टू इंडिया। दिस ड्रामेटिकली चेंज द होल एजुकेशन सिस्टम। देखिए जब अंग्रेज भारत में आए, इंडिया में आए, तो बहुत सारा एजुकेशन जो हमारा सिस्टम है वो चेंज हो गया। एजुकेटेड पीपल फेल टू गेट जॉब बिकॉज द लैंग्वेज इन विच they receive their education had become jobless।
अब देखिए हुआ क्या, जो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे पर्सन थे, जिनको हर एक चीज़ का ज्ञान था, हर एक चीज़ की नॉलेज थी, लेकिन उनको जॉब यहाँ पे नहीं मिली, उनको काम यहाँ पे नहीं मिला। क्यों? क्योंकि जो लैंग्वेज थी उनकी वजह से उनको नहीं मिला, है ना। लैंग्वेज की, अब देखिए अंग्रेजी बोलते थे, यहाँ पे अंग्रेजी कोई पढ़ाता नहीं था, यहाँ पे और भाषाएँ आती थी, फ़ारसी है, उर्दू है, हिंदी है ना, वो चीज़ें। अब देखिए अंग्रेज जब आए इंडिया, उनको इंग्लिश आती थी, तो इंग्लिश ना आने की वजह से यहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे इंग्लिश नहीं आती थी, जिसकी वजह से देखिए वो जॉबलेस थे। एट प्रेजेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू प्री प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल, एलिमेंट्री एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, अंडर ग्रेजुएट लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल। अब देखिए अब क्या है, अब अगर हम आज के समय की बात करें, एट प्रेजेंट टाइम पे प्री प्राइमरी लेवल है 5वीं से नीचे, 5th से नीचे, प्राइमरी लेवल 5th तक है, एलिमेंट्री एजुकेशन है 8वीं तक, सेकेंडरी एजुकेशन है 10वीं तक, सेकेंडरी एजुकेशन है ना 12th तक, अंडर ग्रेजुएशन है आपका जो ग्रेजुएशन लेवल है, बीए, बीएम, है ना, बीए कर ली है, बीकॉम कर ली है, वो 3 साल हो गए इसके। और ग्रेजुएशन लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल यानी कि 2 साल इसके। अब देखिए थोड़ा सा चेंज है, कई जगह पे देखिए ग्रेजुएशन लेवल जो है वो 4 साल का भी है सेमेस्टर सिस्टम में, कहीं पे 3 साल का है ना। पोस्ट ग्रेजुएट में देखिए 2 साल का है। तो देखिए अभी ये इतने टाइप में बटा हुआ है, लेकिन अभी क्या है, जो एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई है वो हम नेक्स्ट किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एजुकेशन देखिए जो पॉलिसी 2020 आई है, वहाँ पे ये सिस्टम ये भी चेंज कर दिया गया है। एट प्रेजेंट टाइम पे ये तो है, लेकिन देखिए 2020 पॉलिसी आ तो चुकी है, लेकिन अभी तक वो लागू नहीं हुई है। जब वो लागू हो जाएगी उसमें देखिए सारी चीज़ें हट जाएंगी, वो एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आएगी। पहले क्या था कि 2+3 सिस्टम था ना ऐसे, है ना। अब क्या है, अब सिस्टम चेंज हो चुका है, 3+3+4 सिस्टम आ चुका है ना। इसलिए तो ये सिस्टम जो है वो चेंज होता रहता है। सो देखिए आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया इन 1947 इंडिया फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना आज़ाद इनवाइस्ड स्ट्रॉन्ग सेंट्रल कंट्रोल और एजुकेशन थ्रू आउट द कंट्री विद ए 64 यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम। अब देखिए जो इंडिया का फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना आज़ाद, है ना। तो देखिए जो एक एजुकेशनल जो सेंट्रल एजुकेशन कंट्रोल है वो पूरे इंडिया के ऊपर था, यानी कि जो इंडिया की जो एजुकेशन थी उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का देखिए जो पूरा स्ट्रॉन्ग एक कंट्रोल था उसके ऊपर, है ना। तो यहाँ पे देखिए 64 एजुकेशनल सिस्टम थे यहाँ पे, तो सबसे बड़ा क्या था कंट्री में, जो सेंट्रल था। द गवर्नमेंट आल्सो हेल्ड पावर्स टू मेक नेशनल पॉलिसी फॉर educational development and could regulate selected aspect of education throughout India। अब देखिए यहाँ पे क्या था, कुछ पॉलिसी बनाई गई, है ना, कुछ देखिए नेशनल पॉलिसी के लिए देखिए कुछ पावर्स दी गई, गवर्नमेंट ने कुछ एजुकेशनल डेवलपमेंट किए कि ताकि देखिए जो इंडिया में हर एक जो सोसाइटी के लोग हैं, हर एक एस्पेक्ट से जो एजुकेशन है वो इंडिया में रेगुलेट हो, है ना, एक अच्छी पॉलिसीज़ बनाना। The administrative control was effectively initiated in the 1950s when in 1952 the government grouped villages under a community development block and authority under national program which could control education in up 100 villages। अब देखें 1952 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट देखिए जब विलेज बनने स्टार्ट हुए, है ना, जब विलेज बनने देखिए स्टार्ट हुए थे, तब देखिए ब्लॉक वगैरह जब बने थे कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए, जब ब्लॉक बनाए गए तो वहाँ पे देखिए जो 100 विलेजेस थे, है ना, तो उनको एजुकेशन जो दी जाती थी, है ना, तो वो अथॉरिटी किसको दी गई, ब्लॉक को। अब देखिए 100 गांव है, 100 विलेज है, देखिए एक विलेज को उसकी जो एक कहते हैं ना रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई उनको कि ताकि वो उनको एजुकेशन सिस्टम को देख सके। अब देखिए ये प्रोग्राम किसका था, नेशनल गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, है ना। किसको सौंपा गया, ब्लॉक को, कि ताकि वो अपने एरिया में एजुकेशन सिस्टम को देख सके। अब देखिए इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन एजुकेशन इज़ वन द
कॉन्कर लिस्ट। अब देखिए जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में वो कॉन्कर लिस्ट में आता है, यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। ये वो सूची है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलके कानून बना सकते हैं किसके ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। अब देखिए इसमें क्या है 66, इसमें क्या है सब्जेक्ट है। तो ये यूनियन लिस्ट है ना। आप देखिए यहाँ पे हमारे क्या है, एक यूनियन लिस्ट होती है, एक स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्कर लिस्ट होती है। कॉन्कर लिस्ट में क्या है कि यहाँ पे वो स्टेट और सेंटर दोनों मिलके लॉ बना सकते हैं, कानून बना सकते हैं एजुकेशन के ऊपर। अब देखिए जो इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो 3 पार्ट में है। देखिए जैसे प्राइमरी है, सेकेंडरी है और हायर एजुकेशन है। अभी क्या है हमारे पास 3 तरह का है, प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन। सो देखिए हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इंक्लूड नॉट ओनली यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज। अब देखिए जो हायर एजुकेशन सिस्टम है ना, हायर एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशन है, अब देखिए उसमें क्या है, उसमें नॉट ओनली यूनिवर्सिटी कॉलेज बट आल्सो वेरियस प्रोफेशनल स्कूल्स दैट प्रोवाइड प्रिपरेशन इन सच फील्ड। अब देखिए हायर एजुकेशन में ऐसा नहीं कि अकेली यूनिवर्सिटी आ गई, कॉलेज आ गई, उसमें देखिए लॉ भी आएगा, उसमें देखिए थियोलॉजी आएगी, उसमें मेडिसिन आएगी, उसमें बिजनेस आएगा, उसमें म्यूजिक आएगा, उसमें आर्ट आएगा, ये सब कुछ इसमें आएगा हायर एजुकेशन में। हायर एजुकेशन आल्सो इंक्लूड द टीचर ट्रेनिंग स्कूल है ना, टीचर ट्रेनिंग स्कूल, जूनियर कॉलेज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए ये सारी चीज़ें हायर एजुकेशन के अंडर आएंगी। इसमें यूनिवर्सिटी आएंगी, इसमें कॉलेज आएंगे, इसमें लॉ, थियोलॉजी, मेडिसिन, बिजनेस, म्यूज़िक, आर्ट, टीचर ट्रेनिंग स्कूल है जहाँ पे टीचर को पढ़ाया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, जूनियर कॉलेज है इंस्टीट्यूशन टेक्नोलॉजी के। यानी कि देखिए स्कूल लेवल के बाद जो भी कुछ स्टार्ट होता है उसके अंदर आएगा, हायर एजुकेशन के अंदर आएगा। A higher education allows you to pursue a career that interest and inspire you। अब देखिए जो हायर एजुकेशन है वो एक करियर को क्या करते हैं, इंस्पायर करता है। जैसे मान लीजिए आपको कुछ बनना है, आप 10th में, उसके बाद आपको कुछ बनना है ना, तो देखिए आप उसकी तरह का फील्ड चूज़ करेंगे। आप इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप किसी में जैसे कॉमर्स कर सकते हैं, आर्ट्स कर सकते हैं, मेडिकल कर सकते हैं, नॉन मेडिकल कर सकते हैं। ये किस में आएगा, हायर एजुकेशन के अंदर आएगा। वैन यू हैव द फ्रीडम टू चूज़ योर करियर यू आर मोर लाइकली टू एंजॉय इट। अब देखिए जब आपको मौका दिया जाए आपको अपने करियर चूज़ करने का, तो आप उसे अच्छे से एंजॉय करेंगे, जो आपको अच्छा लगता है आप उसे चूज़ करेंगे। हायर जॉब सेटिस्फैक्शन आल्सो कम्स फ्रॉम द हायर इनकम, बेटर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट एंड मोर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। अब देखिए जो हायर जॉब सेटिस्फैक्शन है, अब देखिए यहाँ पे आपकी हायर इनकम होगी, बेटर एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट होगा आपको और मोर आपको एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब देखिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, केरला इज़ द मोस्ट लिटरेट स्टेट इन इंडिया विद 96.2 लिटरेसी रेट। अब देखिए केरला में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लिटरेसी रेट ज़्यादा है वहाँ पे, 96.2% वहाँ पे लिटरेसी रेट है। आफ्टर केरला दिल्ली हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन द कंट्री 88.7%। अब देखिए केरला के बाद दिल्ली है जहाँ पे 88%, 7% लोग पढ़े लिखे हैं। वेयर एज आंध्र प्रदेश, राजस्थान एंड बिहार हैव द वर्स्ट लिटरेसी रेट एज द रिपोर्ट। अब देखिए आंध्र प्रदेश है, राजस्थान है, बिहार है, यहाँ पे सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 केरला हैज़ द हाइएस्ट टोटल लिटरेसी रेट एंड द फीमेल लिटरेसी रेट, वेयर एज लक्षद्वीप है ना। अब देखिए अगर हम बात करें जो केरला है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लिटरेसी रेट है और जो फीमेल लिटरेसी रेट है वो उसमें है ना, वेयर लक्षद्वीप हैड द हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट। अब देखिए केरला में हाईएस्ट लिटरेसी रेट तो है लेकिन वहाँ पे जो फीमेल है वो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। वही लक्षद्वीप की बात करें वहाँ पे मेल ज़्यादा सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। राजस्थान में देखिए जो मेल लिटरेसी रेट कम है, जबकि बिहार में क्या है, हाईएस्ट, बिहार हैज़ द लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। बिहार में लड़कियां कम पढ़ी लिखी हैं। तो ये क्या है देखिए स्टेट वाइज बता दिया और साथ में यहाँ पे यूनियन टेरिटरी का बता दिया कि कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है। देखिए लड़कियां ज़्यादा पढ़ी लिखी किस में है, केरला में। लक्षद्वीप में कौन ज़्यादा पढ़ा लिखा है, मेल पढ़े लिखे हैं, है ना। लक्षद्वीप में ज़्यादा आदमी पढ़े लिखे हैं और केरला में लड़कियाँ ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं। राजस्थान में देखिए सबसे कम क्या है, आदमी पढ़े लिखे हैं कम है सबसे ज़्यादा,
और बिहार में लड़कियां सबसे कम पढ़ी लिखी हैं। तो अकॉर्डिंग टू 2011 जो सेंसस है वो। अब देखिए इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, अब देखिए बराक ओबामा कहते हैं यहाँ पे, हायर एजुकेशन कैन नॉट बी लग्जरी रिजर्व जस्ट फॉर ए प्रिविलेज फ्यू। अब देखिए कहते हैं हायर एजुकेशन के, देखिए ये किसी के लिए लग्जरी तौर पे लग्जरी रिजर्व नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊंची क्लास वालों को ही मिलनी चाहिए हायर एजुकेशन। इट इज़ एन इकोनॉमिक नेसेसिटी फॉर एवरी फैमिली एंड एवरी फैमिली शुड बी एबल टू अफोर्ड इट। अब देखिए हायर एजुकेशन सबके लिए, हायर एजुकेशन जो सबके लिए होनी चाहिए कि ताकि इसे हर कोई अफोर्ड कर पाए, ये हर एक फैमिली के लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि किसी ये लग्जरी बना दी जाए कि हाँ इसे यही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ये सबके लिए ज़रूरी है, एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद, अब देखिए एजुकेशन इज समथिंग विच मेक ए मैन सेल्फ रेलियंट। अब देखिए एजुकेशन क्या है, जो इंसान को क्या बनाता है, रेलियंट बनाता है ना, सेल्फ रेलियंट, आत्मनिर्भर बनाता है उसे। अकॉर्डिंग टू उपनिषद, अब देखिए उपनिषद कैसे कहते हैं, आप सबसे पहले ये समझिए, जो देखिए पुराने टाइम पे जो ऋषि मुनि थे, जो उनकी जो बातें वो कहते थे, है ना, वो उनकी बातों को दर्ज किया गया है ना किताबों में, तो उसे बोलते हैं उपनिषद। यहाँ पे क्या है, ऋषि मुनियों की जो कही गई बातें हैं, उनकी जो बानियाँ हैं, उसे कहते हैं उपनिषद। एजुकेशन इज दैट हुज एंड प्रोडक्ट इज सॉल्वेशन। अब देखिए एजुकेशन क्या है, मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। यहाँ पे महात्मा गांधी क्या कहते हैं, एजुकेशन इज अ प्रोसेस फॉर ट्रेनिंग ऑफ हैंड हार्ट एंड हार्ट। अब देखिए एजुकेशन क्या है, हैंड, हेड एंड हार्ट। ये कहते हैं कि जैसे एजुकेशन किसका प्रोसेस है, जो हमारे हाथों को, हमारे सर को और हमारे हार्ट को क्या है, ट्रेन करता है। देखिए जब भी हम कोई चीज़ करते हैं, जब भी पढ़ाते हैं, तो देखिए हमारे अपने आप हाथ चलने लग पड़ते हैं, हेड चलने लग पड़ता है, हार्ट चलने लग पड़ता है। ये क्या कनेक्शन है आपस में, ये किसकी वजह से आता है, एजुकेशन की वजह से आता है। अब देखिए इट इज़ ऑल राउंड ड्राइंग द बेस्ट इन चाइल्ड्स टू मैंस बॉडी माइंड एंड सोल। अब देखिए कहते हैं कि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंसान का जो शरीर है, उसका जो दिमाग है और उसकी आत्मा है, उसके लिए, है ना। उसको देखिए ये चारों तरफ से क्या है, अच्छा बनाता है। ये कहना है महात्मा गांधी का। ये देखिए फेमस कोट है, हमेशा एग्जाम में आ जाता है कई बार। एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। ये कहना है स्वामी विवेकानंद जी का, है ना। अब देखिए इससे क्या है कि परफेक्शन आ जाती है हमेशा इंसान में, है ना। इंसान देखिए अच्छा बना रहता है इससे। अब देखिए जो भी पढ़ा लिखा आदमी होगा वो हमेशा अपनी समझ से काम लेगा ना इसलिए। अब देखिए यहाँ पे ये आपको ऐसे ही याद करनी है, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने वाला है नहीं है। एरिस्टोटल कहते हैं एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग मैन टू फुलफिल हिज एम बाय एक्सरसाइजिंग ऑल द फैकल्टीज टू द फुलेस्ट एक्सटेंट ए मेंबर ऑफ सोसाइटी। इनके समाज में रहने के लिए, मेंबर बनने के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। ये कहना है एरिस्टोटल का। देखिए मेन डेफिनेशन है जो एग्जाम में आती हैं। नेक्स्ट है M.J. लैंगवेल्ड कहते हैं एजुकेशन इज एवरी इंटरेक्शन दैट हैपन्स, इज एवरी एसोसिएशन दैट अकर्स बिटवीन अडल्ट विद चिल्ड्रन, इज अ फील्ड ऑफ स्टेट वेयर द एजुकेशनल वर्क इन प्रोग्रेस। देखिए हर एक फील्ड में काम आती है। प्रोफेसर H. महमूद यूनुस कहते हैं एजुकेशन एफर्ट्स दैट द डेलिबरेटली chosen to influence and assist children with the aim of improving knowledge, physical and moral, that can gradually deliver the child is the highest goal। अब देखिए फिजिकली तौर पे नॉलेज, फिजिकली तौर पे वो इंसान क्या है, एजुकेशन की तो से क्या है, फिजिकली तौर पे बढ़िया बन जाता है, मॉरल थॉट उसे आ जाते हैं, नॉलेज उसकी इम्प्रूव हो जाती है ना। इसलिए तो क्या है, ये हायर गोल है। सोक्रेटिस कहते हैं यहाँ पे education means the bringing out of the idea of universal validity which the latent in the mind of every man। जॉन डेव कहते हैं यहाँ पे एजुकेशन इज ऑल वन विद ग्रोइंग, इट हैज़ नो एंड बियॉन्ड इट सेल्फ, एजुकेशन इज एवरीथिंग अलॉन्ग विद ग्रोथ, एजुकेशन इट सेल्फ हैज़ नो फाइनल डेस्टिनेशन बिहाइंड हिम। H.H. हॉर्न कहते हैं यहाँ पे इन द ब्रॉडकास्ट सेंस एजुकेशन इज द
device by which a social group continued existence, renew yourself and defend the ideas, है ना। तो ये डिफाइन द आइडियल्स। तो देखिए ये सारी डेफिनेशन है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आती है, आपको ये ऐसे ही याद करनी है। सो देखिए यहाँ पे बारी आती है इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ हायर एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। आप देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है हायर एजुकेशन सिस्टम इंडिया के। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जल्दी से देख लेते हैं। अब देखिए आफ्टर द यूएस एंड चाइना, इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट एजुकेशन इन द वर्ल्ड विद द मिलियन ऑफ स्टूडेंट्स एंड नुमरस एजुकेशन इंस्टीट्यूट। यहाँ के देखिए जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का वो थर्ड लार्जेस्ट है, दुनिया के तीसरे नंबर पे है, किसके बाद? यूएस एंड अमेरिका के बाद, यूएस एंड चाइना के बाद। बट वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज बीइंग फेस्ड बाय इंडियन एजुकेशन सिस्टम इज द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ग्रेजुएट। द सिग्निफाइज दैट देयर इज नीड फॉर क्वालिटी एजुकेशन। अब देखिए इंडिया में एजुकेशन जो है उसका बिगेस्ट चैलेंज क्या है? जो पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि वो अभी भी अनएम्प्लॉय है। अगर देखिए उन्होंने कोई एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर लिया है, उनकी जॉब नहीं निकली है। टीचर से आगे देखिए अभी टेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, यूजीसी नेट कर लिया है, कोई भी है, किसी ने एसएससी कर लिया है, किसी के भी अभी तक जॉब नहीं निकली है। पढ़े लिखे होने के बावजूद भी, पीएचडी करने के बावजूद भी वो क्या है? वो अनएम्प्लॉयड है, वो बेरोजगार है। ये सबसे बड़ी कमी है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, जिसे दूर करना ज़रूरी है। क्वालिटी एजुकेशन को लेकर आना ज़रूरी है। अब देखिए एजुकेशन दे देते हैं सब, है ना। यहाँ पे क्या है, साथ में अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलनी चाहिए। देखिए द एजुकेशनल सिस्टम हैज़ डिफरेंट लेवल। एजुकेशन सिस्टम देखिए ये डिफरेंट लेवल पे है। जैसे देखिए प्राइमरी है, प्री प्राइमरी है एंड टर्शरी लेवल है। प्राइमरी पहले प्री प्राइमरी है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल, है ना। प्री प्राइमरी देखिए क्या आएगा? प्रायर टू क्लास 1, जो क्लास 1 है ना। आप केजी से क्लास 1 तक जाएंगे तो वो प्री प्राइमरी है। प्राइमरी क्या है? उसके बाद प्राइमरी देखिए प्राइमरी में क्या आती है? एलिमेंट्री एजुकेशन आती है क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन में क्या है? देखिए क्लास 8 से लेके क्लास 10 तक। और उसमें देखिए सीनियर सेकेंडरी क्या है? क्लास 10 से लेके 12 तक। और जो टर्शरी लेवल क्या है? आफ्टर क्लास 12th इंक्लूड्स हायर एजुकेशन वोकेशनल कोर्सेज जैसे, है ना। तो जैसे क्लास 1 से देखिए क्लास 1 तक क्या है? प्री प्राइमरी। उसके बाद देखिए प्राइमरी क्या है? क्लास 1 से लेके 8 तक। उसके बाद सेकेंडरी क्या है? 8 से लेके 10 तक। सीनियर सेकेंडरी क्या है? 10 से लेके 12 तक। अब देखिए कई जगह पर लिखा होता है ना सीनियर सेकेंडरी स्कूल, यानी कि वो 10th क्लास से 12th क्लास तक है ना। जहाँ पे सेकेंडरी एजुकेशन है वो 8 से 10 तक, यानी कि ओनली वो 10th तक है। और देखिए टर्शरी लेवल तो पता ही है कि जो हायर एजुकेशन सिस्टम स्टार्ट हो जाता है वो, है ना, वो चीज़ें। सो देखिए नेक्स्ट है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ द सेंट्रल एंड द स्टेट एजुकेशनल बोर्ड्स। अब देखिए जो प्राइमरी और जो सेकेंडरी एजुकेशन है ना, अब देखिए किसके अंदर आएगा? या तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आएगा या स्टेट एजुकेशन बोर्ड के अंदर आएगा। इनकी जो स्कूल की पढ़ाई है 10th तक वो किसके अंडर आएगी? वो या तो जैसे मान लीजिए पंजाब की एग्जाम्पल लेता हूँ, या तो वो पीएससीबी पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के अंदर आएगी या वो सीबीएसई के अंडर आएगी, है ना। तो आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। आप या तो सीबीएसई बोर्ड रख सकते हैं या तो आप पंजाब बोर्ड रख सकते हैं। हायर एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन आर प्रोवाइडेड बाय यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज। अब देखिए जो हायर एजुकेशन है, जो वोकेशनल एजुकेशन है, उसे कौन प्रोवाइड कराता है? यूनिवर्सिटी और कॉलेज। द डिफरेंट लेवल ऑफ हायर एजुकेशन आर। अब देखिए जो हायर एजुकेशन के जो डिफरेंट लेवल क्या है? बैचलर डिग्री अब देखिए 3 साल इससे 5 साल तक होती है। मास्टर डिग्री ये 2 से 3 साल के बीच में होती है। और पीएचडी डिग्री जो है वो 3 साल से 9 साल के बीच में होती है। इसके लेवल है, कोई देखिए 3 साल में बैचलर कर लेता है, कि 2 साल मास्टर कर लेता है, कोई 3 साल में पीएचडी कर लेता है। लेकिन अगर आप और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो मैक्सिमम हम इतना कर सकते हैं। There are also some integrated course for bachelor and master programs।
अब देखिए कुछ यहाँ पे इंटीग्रेटेड कोर्सेज है बैचलर और मास्टर प्रोग्राम्स के। अदर दैन डिग्री कोर्सेज दैन देर आर डिप्लोमा कोर्सेज, शॉर्ट टर्म कोर्सेज, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स एंड सो ऑन। अब देखिए कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज जैसे बैचलर मास्टर प्रोग्राम्स हैं, है ना, जैसे बैचलर प्रोग्राम है, मास्टर जैसे है। उसके बाद देखिए कुछ डिग्री कोर्स है, जैसे मान लीजिए आपने कॉलेज लेवल किया, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, उसके अलावा देखिए डिग्री कोर्स कर सकते हैं, डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेट, ये बहुत सारे कोर्स अलग से हो जाते हैं, है ना, इंजीनियरिंग वगैरह हो जाती है। इसके अलावा द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्मुलेट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इन 1968। अब देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने देखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो बनाई थी, है ना, 1968 में, फिर देखिए 1986 में, एंड आल्सो री इन्फोर्स द प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA इन 1992, है ना, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। द गवर्नमेंट इनिशिएटेड सेवरल मेजर लाइक लॉन्चिंग ऑफ DPEP, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एंड SSA सर्व शिक्षा अभियान, इंडिया इनिशिएटेड फॉर एजुकेशन फॉर ऑल एंड सेटिंग अप फॉर नवोदय विद्यालय एंड अदर selective school in every district, advance in female education, interdisciplinary research and establishment of open university। अब देखिए इंडिया ने क्या है कि 1968 में एजुकेशन पॉलिसी को अपनाया, फिर 1986 में अपनाया, उसके बाद देखिए POA यानी कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया। अब देखिए 1992 के बाद से ही UGC नेट स्टार्ट हुआ। उसके बाद देखिए इन्होंने सर्व शिक्षा अभियान चलाया, DPEP चलाया, है ना, ये सारी चीज़ें चलाई किसके लिए, ताकि पूरे देश में एजुकेशन को लेके आया जाए। फीमेल एजुकेशन के लिए अलग से बनाया गया, और जो काम करते हैं, जो पढ़ नहीं सकते, टाइम नहीं निकाल सकते स्कूल कॉलेज जाने के लिए, उनके लिए देखिए ओपन यूनिवर्सिटी लेके आया कि ताकि वो भी पढ़ लिख सकें, है ना। आजकल क्या है, इंडिया के हर जो व्यक्ति है वो पढ़ सकते हैं। आप देखिए आजकल तो स्वयं है, स्वयं प्रभा है, मूक है, बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। द मोदी गवर्नमेंट अनाउंस द न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 विच ब्रिंग्स अबाउट सेवरल मेजर रिफॉर्म्स इन एजुकेशन इन इंडिया। अब देखिए अभी तक क्या है, हम 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी को ही अपनाते हैं, है ना। तो तकरीबन देखिए 34 या 35 ईयर के बाद एक नई एजुकेशन पॉलिसी लेके आए हैं 2020 में। अभी देखिए 2020 तो निकल चुका है ना। तो अभी तक ये पॉलिसी लागू नहीं हुई है, लेकिन ये लागू हो जाएगी। तो देखिए इसमें बहुत सारी रिफॉर्म है। अमंग द मेजर रिफॉर्म द 10+2 स्ट्रक्चर। अभी तक देखिए क्या है, स्कूल में 10+2 सिस्टम है, यानी कि 10th है और 11th-12th का अलग से सिस्टम है। लेकिन अभी देखिए क्या है, इसे रिप्लेस कर दिया जाएगा 10+2 को। अभी क्या है, 5+3+3+4 सिस्टम आएगा, है ना। जैसे 5th क्लास तक, फिर 8th तक, फिर है ना, पहले 5th क्लास तक आ गया, फिर 8th आ गया, फिर जैसे हो इसमें हो जाएगा 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, वो इनको सबके बीच में जोड़ दिया जाएगा। तो इट विल इंक्लूड द 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग एंड 3 ईयर्स ऑफ आंगनवाड़ी एंड प्री स्कूलिंग। अब देखिए 5+3+3+4 सिस्टम में क्या है कि पहले यहाँ पे देखिए 12 ईयर जो है वो स्कूलिंग के होंगे, उसके बाद जो 3 साल जो है वो आंगनवाड़ी के और प्री स्कूलिंग के होंगे। तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। अब देखिए जो आंगनवाड़ी है, प्री स्कूलिंग है, ये बच्चे की जब वो 2.5-3 साल का हो जाता है वो तब से हो जाता है उसका, है ना। उसके बाद देखिए 12 ईयर हो जाएंगे स्कूल के। तो ये सिस्टम जो है एक नया सिस्टम लेके आए हैं। तो देखिए ये सिस्टम हम डिस्कस करेंगे अपने किसी और लेक्चर में। तो आज का यही लेक्चर जिसमें मैंने आपको बेसिक बताया है। तो बने रहिए आगे की वीडियो के साथ भी, जिसमें आपको मैं पूरा एजुकेशन, हायर एजुकेशन सिस्टम है करवा दूंगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।